गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे आयुर्वेदिक नेमिंग ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम लोग बेसिक लेक्चर नंबर 1 में क्या किया था, बेसिक्स किया था आयुर्वेदिक नेमिंग का, जिसमें वर्ड, रूट, प्रीफिक्स, सुफिक्स सब कुछ डिस्कस किया था। फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने किसके बारे में बात की थी, आयुर्वेदिक नेमिंग रूल्स किसके थे, एल्केन्स के लिए। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे आयुर्वेदिक नेमिंग फॉर एल्कीन्स एंड एल्काइन्स के बारे में। जब आपकी एल्कीन्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं या एल्काइन्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तब क्या रूल्स अप्लाई होंगे वो उसके बारे में बात करेंगे। रूल्स ज़्यादा नहीं है, 6-7 है, क्योंकि बाकी के रूल्स एल्केन्स वाले ही इसमें अप्लाई हो जाते हैं। तो हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इसी के साथ, रूल्स को खत्म करने के बाद। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय या उनका नाम जब हम लोग क्वेश्चंस लिखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे या कुछ भी नेम्स लिखेंगे, तो आपको आयुर्वेदिक के रूल्स एल्केन्स के भी पता होने चाहिए, एल्कीन्स के भी और एल्काइन्स के भी, क्योंकि एल्केन्स के कुछ रूल्स एल्कीन्स में और एल्काइन्स में एज सच अप्लाई होते हैं। क्लियर है बात? चलिए शुरू करते हैं हम लोग एल्कीन्स से। एल्कीन्स और एल्काइन्स को मैं पैरेलली स्टडी आउट करते रहेंगे, हम लोग पढ़ते रहेंगे, साथ साथ में चलाएंगे। एल्कीन्स और एल्काइन्स, एल्कीन्स में क्या है, जर्नल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन्स का CnH2n-2। एल्कीन्स को ऑलिफिन्स भी कह देते थे पुराने एंशिएंट टाइम्स में, पुराने जमाने में कहते हैं इन्हें ऑलिफिन्स भी कह देते थे, अभी भी ऑलिफिन्स कहते हैं, ऐसा नहीं है, पर इनका नया नाम एल्कीन्स है। और एल्काइन्स को पुराने जमाने में क्या कह देते थे, एसिटाइलीन्स, एंशिएंट टाइम में। ठीक है जी, एल्केन्स का हमें ऑलरेडी जर्नल फॉर्मूला पता है, CnH2n+2। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें 2 एडेड था, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 माइनस, मतलब 2-2 का डिफरेंस है। ठीक है, ये होमोलॉगस सीरीज वगैरह ये सारे डिस्कशंस हमने एक जर्नल ऑर्गेनिक का लेक्चर उसमें डिस्कस किए हैं। अभी हम लोग सिर्फ इसी के बारे में, एल्कीन्स एल्काइन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर उनकी फिजिकल केमिकल सभी प्रॉपर्टीज को। अभी जस्ट यहीं तक आपका काम है, बस ध्यान रखिएगा। एल्केन्स में हमारा जो CnH2n+2 था, तो n कहाँ से स्टार्ट होता था, 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन। बट एल्कीन्स के केस में और एल्काइन्स में n कहाँ से स्टार्ट होता है, मिनिमम 2 से, 2 से। ठीक है जी, 2 3 4 अप टू सो ऑन। यहाँ से 1 से स्टार्ट होता था, यहाँ पे 2 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे भी n कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 3 4 अप टू सो ऑन। चलिए जी, अगर हमारा n यहाँ पे 2 है तो क्या बन जाएगा, C2H2 into 2 दैट इज 4। फिर अगर n हमारा 3 है तो h कितना आ जाएगा, 6। अगर n हमारा 4 है तो h कितना आ जाएगा, 8। अगर n हमारा क्या है, 5 है तो h हमारा क्या हो जाएगा, 10। अब प्लीज इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हैं। 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन मैंने बना लिया इसे। ठीक है, फिर हमारे पास कितने हाइड्रोजन्स हैं, 2, 1 2। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास, 4 होती है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। अगर मैं इस कार्बन को देखूं, इसने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, पर बनाने कितने चाहिए थे इसे, 4। तो वो क्या करता है, ऐसे इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, बनाने कितने चाहिए थे, 4। तो ये क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। एल्कीन्स वो मतलब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। एल्केन्स में क्या होता था, सभी कार्बन्स के बीच में क्या होता था, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड। ठीक है जी, और एल्काइन्स में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें एल्कीन्स कहा जाता है, क्योंकि इनमें एक मिनिमम कार्बन चेन के अंदर, पूरी कार्बन चेन के अंदर मिनिमम 1 डबल बॉन्ड शुड बी देयर बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। 2 कार्बन्स के बीच में एक मिनिमम डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर है जी बात? तो अब इसका नाम लिख सकते हैं। तभी तो देखिए, सिंगल कार्बन के साथ हम एल्कीन्स क्यों नहीं लिख सकते, एक कार्बन किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हमें पता है एल्कीन्स का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शुड बी देयर इन अ हाइड्रोकार्बन, और एल्काइन्स का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो मिनिमम हमें 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, इसीलिए n कहां से स्टार्ट होता है, 2 से। क्लियर? अभी हम लोग लिखते हैं बात, 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होएगा, 2 के लिए क्या होता था, हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, इथ किया था ना वर्ड रूट। हम लोग क्या करते थे, वर्ड रूट लिखते थे प्लस
इसी का नाम हम ध्यान से लिखते हैं, इसको पहले लिख स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वर्ड रूट क्या है हमारा, इथ प्लस ये हमारा क्या है वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स क्या होता था, इट टेल्स अबाउट द सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब कार्बन कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड्स हो, या फिर कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, दैट इज अनसैचुरेटेड। यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड। हमने पहले ही बात की थी फर्स्ट लेक्चर में भी कि अगर कार्बन कार्बन सारी चेन में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखते थे, एन। प्राइमरी सुफिक्स क्या लिखते थे, एन। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखते थे प्राइमरी सुफिक्स, आइन। तो हमारे यहाँ पे सुफिक्स क्या आएगा प्राइमरी, इन, क्योंकि एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। क्लियर है, ठीक है ना, तो ये आ गया। अब इसके अलावा सेकेंडरी सुफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं आएंगे क्योंकि इसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं अटैच्ड, कोई भी साइड चेन नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए ना ही सेकेंडरी सुफिक्स आएगा, ना ही प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा और ना ही सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा। प्लीज इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये आपको तभी समझ में आए। मैं डायरेक्टली भी नेम लिख सकती थी, वो कोई बड़ी बात नहीं, पर वो नेम डायरेक्टली कैसे आया, वो हमारे वही बेसिक रूल से आया जो हमने लेक्चर नंबर 1 से किए हैं, 1 में किए। तो नाम क्या बन गया, इथ प्लस इन, दैट इज ईथीन। ठीक है, सिर्फ दो ही चीजों को देखेंगे, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सुफिक्स। सेकंड में C3H6, मतलब ड्रॉ कर लीजिए, इसमें भी स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा। ऐसा आएगा स्ट्रक्चर हमारे पास। देख लीजिएगा, कार्बन की सभी वैलेंसीज कंप्लीटेड है, कार्बन की सभी वैलेंसीज कंप्लीटेड है। तो हमारे पास 3 कार्बन्स हैं, तो हम लोग वर्ड रूट क्या लिखते थे, प्रोप। वर्ड रूट क्या लिखते थे, प्रोप प्लस ईन, क्या बन जाएगा, प्रोपीन। ठीक है जी। ऐसे ही अगर C4 की बात करें तो क्या आ जाएगा, ब्यूट प्लस इन, दैट इज ब्यूटीन। अगर ऐसी C5 की बात करें, पेंट प्लस इन, दैट इज पेंटीन। क्लियर है बात। तो दिस इज जर्नल। जो हमारे सिंपल एल्कीन्स की बात करें उनका नेमिंग कैसे होती है, इथ प्लस इन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। और ये जर्नल जिसमें डबल बॉन्ड क्या है, फर्स्ट 2 कार्बन के बीच में। ये हम लोग अभी बाद में डिटेल में और बात करेंगे, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है जी। ऐसे हम लोग एल्काइंस की बात करते हैं, रब कर दें इसे। चलिए, ऐसे हम लोग एल्काइंस की बात करते हैं। एल्काइंस में क्या होता है, जैसे अगर n की वैल्यू 2 लिखूं, C2H, 2 × 2 4 - 2, तो 2 ही बन गया। ठीक है, ऐसे C3H4, C4H कितना आ जाएगा, दैट इज 6। तो इसी अकॉर्डिंगली आएगा। हम सबसे पहले नेम लिखते हैं इसका, C। स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसे इसका स्ट्रक्चर। तो क्या आ जाएगा, 2 कार्बन्स है तो क्या आएगा, इथ। वर्ड रूट क्या आएगा, इथ। और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग प्राइमरी सुफिक्स क्या लिखेंगे, आइन। तो क्या बन जाएगा, इथाइन। क्या बन जाएगा, इथाइन। इसे एसिटिलीन भी कहते हैं, कॉमन नेम इसका क्या है, एसिटिलीन। ठीक है जी। ऐसे ही C3 है तो क्या आएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, ये प्रोपाइन। प्रोप क्योंकि 3 कार्बन है, प्लस आइन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रोपाइन। ऐसे इसका क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन। तो दीज वर द जर्नल बेसिक, ठीक है, जो हमारे एल्कीन्स और एल्काइंस की आयुर्वेदिक नेमिंग है। अभी हम लोग आगे चलते हैं रूल नंबर 1 पे। जब हमारे पास एल्कीन एल्काइंस नॉर्मल ना होके, मतलब सिंपलर ना होके क्या हो, थोड़े कॉम्प्लेक्स हो, तो हमारे रूल्स क्या होंगे, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं उस चीज को। रूल नंबर 1 हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास एल्कीन्स या एल्काइंस थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 हमें कहता है कि अगर
लीजिए, सबसे पहले जैसे हमने एल्केन में भी क्या किया था, पेरेंट चेन की सिलेक्शन की थी, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूल नंबर 1 में पेरेंट चेन की सिलेक्शन, पेरेंट चेन की सिलेक्शन करेंगे हम लोग, तभी हम मतलब पेरेंट, अब देखते हैं पेरेंट चेन की सिलेक्शन कैसे करते हैं। पेरेंट चेन की सिलेक्शन इस हिसाब से करेंगे कि हमारे पास जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो उस पेरेंट चेन के अंदर आना ही आना चाहिए। मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास, आई जस्ट राइट अ कॉम्प्लेक्स, तब आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसकी हम लोगों ने सबसे पहले क्या करेंगे, पेरेंट चेन की सिलेक्शन करेंगे। पेरेंट चेन की सिलेक्शन इस तरीके से करनी है कि चेन लंबी तो हो ही हो, लॉन्गेस्ट चेन इज द पेरेंट चेन, जैसे हम एल्केन में करते थे, प्लस दैट लॉन्गेस्ट चेन शुड कंटेन डबल बॉन्ड, ठीक है। मे बी, अभी हम लोग बात करते हैं, मे बी अगर उस डबल बॉन्ड को नहीं कंसीडर करते और दूसरी चेन लेते हैं उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर और वो ज्यादा लंबी हो जाती है, तो हम लोग उसको नहीं कंसीडर करेंगे, हम उसी को कंसीडर करेंगे, लॉन्गेस्ट प्लस डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन, ठीक है। अभी इसको समझ लेते हैं और ज्यादा क्लियर करती हूँ कहना क्या चाहते हैं लोग। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इस चेन को देखूं, अगर मैं इस चेन को देखूं, इस चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स हो गए हमारे पास। और अगर मैं इसकी जगह इस चेन को देखूं, या मैं इसे थोड़ा रीड्रॉ कर लेती हूं, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, नहीं तो इट्स लाइक लिटिल बिट मोर मेसी। है ना, अगर मैं इसको कंसीडर करूं, इस चेन को, पेरेंट चेन 1 2 3 4 5, इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 6, इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 5। तो आप कहोगे कि मैम मतलब ये 6 है, ये लॉन्गेस्ट है, दैट शुड बी द पेरेंट चेन। नो, पेरेंट चेन हम उसे लेंगे लंबी तो हो ही हो, बट उसमें डबल बॉन्ड जरूर कंटेन्ड हो, मतलब डबल बॉन्ड उसके अंदर आना चाहिए, डबल बॉन्ड साइड चेन में नहीं जाना चाहिए, या साइड सब्स्टिट्यूएंट के अंदर नहीं जाना चाहिए। डबल बॉन्ड शुड बी कंटेन्ड इन द पेरेंट चेन, might be that parent chain is smaller than the other chain which we have seen, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं आता, पर फिर भी हम इसे कंसीडर करेंगे रादर इसे। क्लियर है बात। पेरेंट चेन को, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन भी हम क्या करेंगे, पहला क्या, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन इस तरीके से करेंगे कि डबल बॉन्ड उसके अंदर, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर आए। क्लियर है बात की नहीं क्लियर है, ठीक है जी। अब पेरेंट चेन की सिलेक्शन हो चुकी है, तो नेचुरली दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, नंबरिंग। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, नंबरिंग। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, नंबरिंग। पहली सिलेक्शन कर ली पेरेंट चेन की, अब दूसरे पॉइंट पे जाते हैं हम लोग, नंबरिंग पे। नंबरिंग हमने इस तरीके से करनी है कि जो डबल बॉन्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, इट शुड गेट द लोएस्ट नंबर। नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि इट शुड गेट द लोएस्ट नंबर। जैसे कि आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, ठीक है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, इट शुड गेट द लोएस्ट नंबर। अगर मान लीजिए ये है हमारे पास, मैं नंबरिंग यहाँ से भी कर सकती हूँ 1 2 3 4 5 6, और मैं नंबरिंग यहाँ से भी कर सकती हूँ। अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ तो डबल बॉन्ड को क्या मिलता है, लोकेंट का नंबर क्या है, 2, और अगर मैं इधर से करती हूँ तो डबल बॉन्ड का लोकेंट नंबर क्या है, 4। तो मैं हमेशा डबल बॉन्ड को क्या नंबर देना चाहूंगी, स्मॉलेस्ट नंबर। तो दिस नंबरिंग इज द करेक्ट एंड दिस नंबरिंग इज द रॉन्ग। क्लियर है बात की नहीं क्लियर है। तो ड्यूरिंग नंबरिंग, नंबरिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड को हमने स्मॉलेस्ट नंबर देना है, जैसे हम लोग एल्केन्स में सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉलेस्ट लोकेंट देते थे। क्लियर है बात। अब एक चीज और है, जब भी हमने डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है, किस लोकेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, डबल बॉन्ड के ऊपर तो दोनों लोकेंट आते हैं, 2 भी है 3 भी, 2 भी है 3 भी है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू ऑलवेज रिप्रेजेंट विद दैट लोकेंट विच इज स्मॉलर आउट ऑफ द 2, है ना, हमेशा। या पहली कार्बन
के ऊपर जो लोकेंट है डबल बॉन्ड का सी डबल बॉन्ड सी पे जो पहली कार्बन के ऊपर स्मॉलेस्ट लोकेंट है उससे आप लोग डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड किससे रिप्रेजेंट होगा, 2 से, ना कि 3 से। 3 से नहीं होगा, किससे रिप्रेजेंट होगा, 2 से। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है जी? इतनी बात। एक चीज और, सिमिलर रूल्स इज फॉर ट्रिपल बॉन्ड आल्सो, कि ट्रिपल बॉन्ड शुड, एल्काइंस में भी क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट नंबर। अगर अकेला ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या अकेला डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट नंबर। अगर एक और कॉम्प्लेक्स उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है सिर्फ, तो ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट नंबर। अब इसी के अंदर, इसी पॉइंट के अंदर चलिए थर्ड पॉइंट और लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट लिखने से पहले एक चीज और लिखते हैं। अभी नंबरिंग हमने कर ली, इसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, मतलब प्रेजेंट करने का तरीका क्या है। जैसे दिस इज द क्वेश्चन और इसकी नंबरिंग हमने कर ली है, क्या है 1 2 3 4 5 6। इसको लिखने का तरीका क्या है, कितने कार्बन हैं, 6 हैं, 6 कार्बन हैं तो क्या बनेगा, हेक्स। 6 के लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है, हेक्स ईन, ठीक है। ईन के लिए डबल बॉन्ड क्या है, 2 पे है तो ऐसे लिख सकते हैं हेक्सीन, ठीक है। आइदर यू राइट इट 2 हेक्सीन और यू कैन राइट इट हेक्सीन 2, ठीक है। मतलब दिस इज द राइट वे टू रिप्रेजेंट, दिस इज द राइट वे टू रिप्रेजेंट और दिस इज द राइट वे टू रिप्रेजेंट। मतलब फर्स्ट वे इज राइट, सेकंड वे इज राइट और थर्ड वे इज राइट। हमने रूल में पहले भी एल्केन्स में जब बात की थी तो हमने क्या कहा था कि लोकेंट, जो लोकेंट जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो लोकेंट बिल्कुल उसी के पहले लिखा जाता है। जैसे 2 किसको रिप्रेजेंट करता था, ईन को, तो इट शुड बी रिटन बिफोर ईन, ठीक है। तो दिस इज the most appropriate way, this is also acceptable but this is not acceptable, ठीक है। तो locant is always written before the word या before the word which it is representing। जैसे in is represented, when 2 is representing double bond तो 2 is written before in, ठीक है। It is not written before word root। hex is what, word root, no, it is written before the suffix जिसको वो represent करता है। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है जी? चलिए रब कर दी इसे। ये तो बात हमारी हो गई नंबरिंग की। इसी के अंदर एक और रूल लिखिए, इसी के थर्ड रूल लिखिए हमारे पास। नंबरिंग हमने कर दी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमने कर दिया, ठीक है जी। इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द लोएस्ट लोकेंट नंबर। अब नाउ द थर्ड पॉइंट इज प्रेफरेंस। थर्ड पॉइंट इज the preference। Third point is the preference given to substituent and double bond or substituent and triple bond। जब भी अगर मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स, एक कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो आपको किसको प्रेफरेंस देनी, यू विल ऑलवेज गिव अ प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड रादर अ सब्स्टिट्यूएंट। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। सब्स्टिट्यूएंट से मेरा मतलब सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दो, वो तो चलिए बात की बात है। सब एनी सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि मान लीजिए ठीक है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं नंबरिंग यहाँ से भी कर सकती हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेट ऑफ लोकेंट हमारे पास क्या आ गया 2 and 5, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं ऑपोजिट साइड से नंबरिंग करूँ 2 and 4, ठीक है जी। हमारे पास क्या आ गया
मिलेगी, आप प्रेफरेंस किसको देंगे, इसको, जिसमें डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, स्मॉलर नंबर, एंड सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है, बड़ा नंबर। क्लियर है बात। हालांकि देखा जाए तो सेट ऑफ लोकेंट इसके छोटे हैं 2 and 4, इसके क्या है, बड़े हैं 2 and 5, बट इसमें डबल बॉन्ड को स्मॉलर मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट को लार्जर। इसमें डबल बॉन्ड को बड़ा मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट को लार्जर, तो वी ऑलवेज गिव अ प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड ओवर सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर। चाहे सेट ऑफ लोकेंट किसी के भी बड़े, समझ में आ रही है बात। सेट ऑफ लोकेंट्स की तो बात की बात है, जब भी आपको प्रेफरेंस देनी है, यू विल ऑलवेज गिव अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड ओवर सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है जी बात। चलिए रख करते हैं इसे। नेक्स्ट रूल नंबर 4 पे आ जाइए। रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 4 हमें कहता है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो हम लोग कैसे लिखते हैं उसे। मान लीजिए रूल नंबर 3 कहता है, अगर आपके पास मोर देन वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एल्कीन और मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एल्काइन्स, तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल। तो हम नेम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तो क्या नाम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, कितना है, 6 है, तो वर्ड रूट क्या बन जाएगा, हेंस। ठीक है जी। हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ पे, 1 पे भी है, और डबल बॉन्ड कहाँ पे, 4 पे भी है, तो 1, 4। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड्स आ गए तो डाइईन है। इट कैन बी, अगर 3 होते तो ट्राईन, अगर 4 होते तो टेट्राइन, 5 होते तो पेंटाइन। ठीक है, इस तरीके से आता है। ठीक है जी। वर्ड रूट जो भी लोकेंट्स डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वो, फिर डाइईन, 2 है डबल बॉन्ड तो डाइईन, 3 होते तो टेट्राइन। वन थिंग शुड बी एडेड हियर, यहाँ पे हम लोग ए ऐड करेंगे। दिस ए इज एडेड इफ यू हैव more number of double bonds. If you have more than one double bond. Clear? This A is added in a word root. Word root के अंदर ये A add कर दिया जाता है अगर आपके पास डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो। एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं। दिस इज अ एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसको लिखे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हेड्स। कहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 5 डाई आइन, क्योंकि हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, आइन। डाई क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड है, कस पे 1 और 5 पे, और यहाँ पे ए भी ऐड करेंगे क्योंकि ए टेल्स अबाउट दी मल्टीप्लिसिटी। वर्ड रूट के साथ अगर ए एडेड है तो वो बताता है आपको कि कितने डबल बॉन्ड्स हैं, एक से ज्यादा है या एक डबल बॉन्ड है, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। ठीक है जी, ये तो बात थी अगर सिंपली डबल बॉन्ड्स ही हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तब क्या करेंगे हम लोग। दिस इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको क्या लिखेंगे, या इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना है, पेंट इन 4 आइन, पेंट इन 4 आइन। पर यहाँ पे आप ए ऐड नहीं करेंगे, आप वर्ड रूट के साथ ए
ए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है और एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, चाहे दोनों एक ही के अंदर है पर मल्टीपल डबल बॉन्ड्स नहीं है और मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो आप ए ऐड नहीं करोगे। ए तभी ऐड करोगे अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है बात की नहीं क्लियर है जी? ठीक है, दिस इज रूल नंबर 4। नाउ कम ऑन द रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 हमें क्या कहता है? रूल नंबर 5 हमें कहता है कि अगर अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर आप लोकेंट लिखने की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि अगर आप लोकेंट लिखें या ना लिखें स्ट्रक्चर वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो यू कैन एलिमिनेट दी लोकेंट व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। रिमूवल ऑफ लोकेंट या नॉट रिक्वायर्ड ऑफ राइटिंग द लोकेंट, जैसे कि दिस, इसका क्या बनेगा? ब्यूट इन आइन। एक चीज और ध्यान रखनी है, सॉरी मैंने उस दिन भी आपसे ये हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पे मैं फिर भी एक रिपीटेशन में बात करूंगी। ध्यान सुनिएगा ध्यान से कि पहली बात तो जब भी हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आए तो पहले इन क्यों लिखा बाद में आइन क्यों लिखा, पहले आइन क्यों नहीं लिखा बाद में इन क्यों नहीं लिखा, ये ऑलरेडी हम लोग जब फर्स्ट लेक्चर था उसमें बात कर चुके हैं। क्योंकि इन स्टार्ट विद ई अल्फाबेटिकली एंड आई स्टार्ट्स बाय वाई अल्फाबेटिकली, और ई वाई से अल्फाबेटिकली पहले आता है, इस वजह से इन पहले लिखा जाता है और आइन बाद में लिखा जाता है। एक चीज। दूसरी चीज हम ऑलरेडी एक चीज और भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग प्राइमरी सूफिक्स, इन क्या था हमारा यहाँ पे प्राइमरी सूफिक्स है, इसके यहाँ से ई को अगर आइन पी होता पहले, उसके वहां से ई को हम रिमूव कर देते हैं अगर हमारे पास प्राइमरी सूफिक्स के बाद जो वर्ड आता है वो वॉवल से शुरू हो या वाई से शुरू हो, वॉवल से शुरू हो या फिर वाई से शुरू हो, तो हम लोग ई रिमूव कर देते हैं। यहाँ से जो वाई से स्टार्ट होता है इन के बाद वाला अल्फाबेट वर्ड, तो हम ई नहीं लिखते, ई नहीं लिखते, तो ये क्या बन जाएगा? और यहाँ पे 1 और 3 की हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 और 3 ना भी लिखें तब भी स्ट्रक्चर यही बनेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ब्यूटाइन के स्ट्रक्चर बनाने में, तो हम इसे क्या लिखते हैं? ब्यूटाइन। क्लियर है बात की नहीं क्लियर है जी? दिस इज द रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 6 पे आते हैं। रूल नंबर 6 पे, रूल नंबर 6 हमें क्या कहता है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है तो आप इस तरीके से उनकी नंबरिंग करेंगे कि वी गेट द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। ठीक है, हमारे पास जो सेट ऑफ लोकेंट आए उसकी वैल्यू क्या आए? लोएस्ट आए। ठीक है, उसमें चाहे एल्काइन को छोटा नंबर मिले, चाहे एल्कीन को मतलब डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले, चाहे ट्रिपल बॉन्ड को छोटा, वो कोई फर्क मैटर नहीं करता, हमें ओवरऑल लोकेंट का जो सेट है वो स्मॉल चाहिए। ठीक है, जब भी इफ बोथ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स आर प्रेजेंट, मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, वी शुड नंबर इन सच अ मैनर that double bond and triple bond should get a lower set of locant. I'll just give an example, जैसे कि देखिए ये है हमारे पास, मैं इसको नंबरिंग करती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, तो हमारे पास लोकेंट का सेट क्या है? 1 and 3। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ 1 2, इसे मैं रेड कलर से करती हूँ, थोड़ा दिखता है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेट ऑफ लोकेंट्स क्या आएंगे? 2 and 4। ठीक है ना, हमारे पास लोकेंट का सेट 2 and 4 आया, एक लोकेंट का सेट 1 and 3 आया, तो हम इस केस में चाहे डबल बॉन्ड को स्मॉलर नंबर मिल रहा है
ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड को बड़ा नंबर मिल रहा है, हमें इससे लेना देना नहीं, हमें सेट ऑफ लोकेंट से मतलब है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जो सेट ऑफ लोकेंट है दैट शुड बी द स्मॉल। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, दिस इज द राइट। क्लियर? अब हमारे पास सेवेंथ रूल पे आ जाइए। सेवेंथ रूल हमें क्या कहता था? सेवेंथ रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड गेट द सेम सेट ऑफ लोकेंट, ठीक है, बोथ गेट द सेम सेट ऑफ लोकेंट, अगर हम नंबरिंग चाहे इधर से करें चाहे उधर से करें, देन विच नंबरिंग इज प्रेफर्ड? वो नंबरिंग प्रेफर करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड को लोअर सेट ऑफ लोकेंट मिले। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, जैसे ठीक है जी, अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, इस केस में हमारे सेट ऑफ लोकेंट्स क्या आएंगे? 2 एंड 5। ऊपर वाले केस में सेट ऑफ लोकेंट्स क्या आएंगे? 2 एंड 5। तो दोनों केसेस में सेट ऑफ लोकेंट्स क्या है? सेम है। तो मैं किसको प्रेफरेंस करूं? कौन सी नंबरिंग को मैं प्रेफरेंस दूं? मैं उसको प्रेफरेंस दूंगी जिसमें मेरे पास डबल बॉन्ड को क्या आएगा? लोअर सेट ऑफ लोकेंट। तो मेरी प्रेफरेंस किसको होगी? दिस नंबरिंग, नॉट फॉर दिस। ऑलवेज डबल बॉन्ड हैज गिवन अ प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों को सेट ऑफ लोकेंट सेम आते हैं तब। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमारा जैसे पिछले कॉन्सेप्ट में क्या था कि अगर सेट ऑफ लोकेंट ओवरऑल छोटा आना चाहिए, अगर ओवरऑल छोटा है तो उस केस में ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलती है, डबल को हमें कोई लेना दे। अगर सेम सेट ऑफ लोकेंट आते हैं ड्यूरिंग नंबरिंग तो डबल बॉन्ड इज ऑलवेज गिवन अ प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका रीजन भी क्या है, क्यों डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ऊपर प्रेफरेंस देते हैं? सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड ईन से शुरू होता है, ई, और ट्रिपल बॉन्ड आइन से, एंड डबल बॉन्ड ई से स्टार्ट होता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर वो पहले आता है इसलिए उसे प्रेफरेंस दी जाती है, जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसे नहीं दी जाती। जैसे केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी तो था एल्केन्स में कि उस सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसका अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या है? पहले है। क्लियर है बात की नहीं क्लियर है? चलिए जी, दीज आर द 7 रूल जो हम एल्कीन्स और एल्काइन्स में शुरू करते हैं। एक 8th रूल और लिख लीजिए, आई जस्ट रब दिस वन। एक रूल और है हमारे पास। वो रूल हमें क्या कहता है? वो रूल हमें कहता है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्कीन्स और एल्काइन्स क्या एज अ सब्स्टिट्यूएंट है टू द मेन चेन, जैसे कि आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। ठीक है, ये चीज है हमारे पास। क्लियर? ठीक है, और ये हटा देते हैं, चलिए ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अगर मतलब इसमें हम दिस इज अ साइड चेन 1 2 3 4 5 6 ऐसे चला जाता है, तो दिस इज अ साइड चेन। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो एल्कीन है, जो सब्स्टिट्यूएंट उसको कैसे लिखते हैं? मैंने ये पहले भी हमारा डिस्कशन हो चुका है इसके बारे में, बेसिक जब मतलब लेक्चर नंबर 1 में किया था तब भी, पर अभी फिर सुनते हैं। ये एल्कीन है तो एल्कीन का ई मतलब एल्कीन का ई हटा के हम क्या लिख देते हैं? एल्कीनाइल, जब वो सब्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, 2 है तो इथीन, इथीन का ई हटा के मैं क्या लिखूंगी? इथीनाइल। ऐसे अगर यहाँ पे प्रोपीन होता, मान लीजिए, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है ना, प्रोपीन होता मतलब 3 कार्बन्स होते हैं, एज अ डबल बॉन्ड भी होता, तो मैं ई हटा के क्या लिख देती? प्रोपीनाइल। ठीक है जी। अगर सिमिलरली ऐसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता, ठीक है, तो क्या होता? इथाइन होता, इथाइन का ई हटा के मैं क्या लगा देती? वाई। जैसे यहाँ पे ई हटा के मैंने क्या लगाया? वाई। यहाँ पे भी क्या करते? ई हटा के क्या लगा देते? वाई। ऐसे अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो
पाइन की जगह क्या होता, प्रोपाइनाइल। ठीक है जी, ई हटा के हम क्या लगा देते हैं, वाई। ठीक है, एल्केन में क्या करते होते थे हम लोग, अगर एल्केन प्रेजेंट हो एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो ए एन ई पूरा हटा के वाई एल लगाते थे। क्या लगाते थे, ए एन ई पूरा हटा के क्या लगा देते थे, वाई एल। ईन के केस में ई हटा के, और आइन के मतलब अल्काइंस के केस में ई हटा के वाई एल लग जाता है। क्लियर है बात की नहीं क्लियर है जी? दीज आर ऑल द रूल्स जो हमने एल्कीन्स और एल्काइन के आईयूपीएसी नेम मीम्स में किया है। अभी हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या है।